यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 20, टेस्ट नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। पार्ट 1 मतलब यहाँ से कहने का कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हम लोग ने पार्ट 1 करीब 50 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए थे। जो बची क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। ठीक है, टॉपिक मैंने बताया था आपको, टॉपिक यहाँ पर जो ज्योग्राफी का पेपर हो चुके हैं पहले, है ना, विजन के वो, और यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो कोई हो चुके हैं उसको मिला करके यहाँ पर ये रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, कुछ अलग यहाँ पर इसमें नहीं है, राइट, याद रखना है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स सितंबर से दिसंबर तक है 2025 का, और याद रखना है। और यहाँ पर मैंने कराया हुआ था अपना यूकेटी का जो है टेस्ट नंबर 21 कल कराया हुआ था, उसका पार्ट 1। ठीक है, और मैं कल अब कराऊंगा उसका 21 का पार्ट 2। और यहाँ से कल हम लोग कराएंगे यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो भी ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का भी मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से 51 क्वेश्चन है। मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जो आज का पार्ट है उससे उसका ये 5 से पहला होगा, है ना। तो यहाँ से 51 है। 51 नंबर है, भारतीय धाराओं महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात ये बोला, महासागरीय धाराएं अनिवार्य रूप से महासागरों की सतह पर जल के प्रवाह के बिना ऊर्जा का संचालन होता है इसमें। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय धारा लंबी दूरियों तक या एक निश्चित दिशा में जल राशि का क्षैतिज प्रवाह होता है, और ये महासागर के मुख्य भाग से नियमित पद्धति में प्रवाहित होने वाली जल की धाराओं की भांति होती हैं। धाराओं की औसत गति 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। उच्च गति वाली महासागरीय धाराएं जो होती है इसको स्ट्रीम, और कम गति वाली को महासागरीय धाराओं को ड्रिफ्ट यहाँ पर कहा जाता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, सभी महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में अनुसरण करती हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ठंडी धाराएं सदैव ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन करती हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी धाराएं सदैव ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गति करती हैं, और गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं। ये महासागरीय विन्यास से भी प्रभावित होती हैं। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। भारत का नया अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री सेकंड एक हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। पहली बात 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा और स्वचालित उपकरणों को समायोजित करेगा। सेकेंड बात ये बोला है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है, और इसकी व्याख्या भी करें, सही बात इसकी बता रही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 52 का ए स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 53 नंबर है, जैव वित्त पहल बायोफिन के संबंध में विचार करना है। ये देशों को जैव विविधता के लिए बेहतर तरीके से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्त जुटाने में उससे संरक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यूएनडीपी की एक पहल है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक ये यूएनडीपी की पहल होगी। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। तीसरी बात देखते हैं यहाँ से, वर्तमान में भारत बायोफिन कार्यप्रणाली को कार्यान्वित नहीं करता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये जो रहेगा, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट 53 का ये गलत हो जाएगा, है ना। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला वर्तमान में भारत बायोफिन कार्यप्रणाली को कार्यान्वित नहीं करता है, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बायोफिन का नेतृत्व पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। इस पहल की मेजबानी जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा की जाती है। ठीक है, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और जो पॉलिसी है उसकी तकनीकी सहायता प्राप्त करके यहाँ पर 4 प्रासंगिक राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर तो महुआ सातत्य असभ्यता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच यहाँ पर सीमा बनाती है। पहली बात क्या होगी, 54 का पहला यहाँ से गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मोह असत्य है संबद्धता, ये क्रस्ट भूपरपटी और प्रवार मेंटल के बीच यहाँ पर सीमा होती है। मेंटल और कोर के बीच सीमा को गुटेनबर्ग असत्य कहा जाता है। ये बात गलत होगा। सेकेंड बात है, स्थल मंडल मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है जो ज्वालामुखी में लावा के रूप में प्रस्फुटित होता है। सेकेंड बात ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर स्थल मंडल नहीं बल्कि यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल मैग्मा का स्रोत होता है, और स्थल मंडल में क्रस्ट और सबसे ऊपरी ठोस मेंटल शामिल होता है, जबकि दुर्बलता मंडल मेंटल के ऊपरी और यहाँ पर कमजोर हिस्सा होता है जो 400 किलोमीटर तक विस्तृत होता है।
सेकंड भी गलत है। तीसरा, बारीक कोर को तरल है जबकि बारीक कोर तरल होता है, जबकि यहाँ पर आंतरिक कोर ठोस है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाह्य कोर तरल होता है और आंतरिक कोर ठोस होता है, क्योंकि यहाँ पर बाह्य कोर इसलिए तरल होता है क्योंकि यहाँ पर इसमें पी और एस तरंगों की छाया से क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरी बात सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही पूछा है तो सी। 55 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित पेन से विचार करना है कि यहाँ पर वैगानी कन्वेंशन किससे संबंधित होगा। वैगानी कन्वेंशन जो है ये किससे संबंधित है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर हानिकारक अपशिष्टों से संबंधित है ये। ठीक है, हानिकारक पदार्थ प्रबंधन और प्रभाग रासायनिक बात को खतरनाक जो पदार्थ हैं उसके प्रबंधन के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये नोडल विभाग होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट है। और ये दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक को स्टॉकहोम कन्वेंशन पर यहाँ पर ये क्या होगा एक नोडल बिंदु माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति ने केरल में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी के आयोजन का उद्घाटन किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इन्होंने मंदिर प्रवेश के समान अधिकारों के लिए आरवी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था। पहली बात 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने एजावा समुदाय के उत्थान के लिए भी यहाँ पर नारायण धर्म परिपालन योगम नामक एक यहाँ पर संगठन की स्थापना की थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के सिद्धांत पर बल दिया और उन्होंने मंदिर प्रवेश के समान अधिकारों के अरवी पुरम आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1903 में उन्होंने डॉक्टर पीयू पालयू के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी जिसमें बाद में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम कहा जाता था। इसका उद्देश्य था कि एजावा समुदाय सामाजिक उत्थान करना। ठीक है, पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात भी सही है। तीसरा, उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के सिद्धांत पर बल दिया, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर पूछा है कि कौन सा सही होगा, सभी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के बारे में देखते हैं। सिटीज़ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वन जो जंतु होते हैं और पादप इनके नमूने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न न करे। पहली बात 57 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वाधान में अपनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर सिटीज़ का प्रारूप वर्ष 1963 में IUCN के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। इस कन्वेंशन के मसौदे पर अंतिम सहमति 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 देशों के प्रतिनिधि की बैठक में व्यक्त की गई थी और 1 जुलाई 1975 को सिटीज़ लागू हुआ था। ठीक है, 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। तीसरा, ये पक्षकारों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होगा। तीसरी बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर ये सिटीज़ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका अनुपालन राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन द्वारा स्वैच्छिक रूप से यहाँ पर किया जाता है और वे राज्यों को कन्वेंशन द्वारा बाध्य होने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट है ना, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो सही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का 1 और 3 बी यहाँ से सही आंसर है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परतें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर्शाती हैं। आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर जो वृद्धि दर्शाएंगे, एक तो यहाँ से समतापमंडल, ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका तापमंडल। ये दोनों क्या है, वायुमंडल में परतें ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि को दर्शाती है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण और पारिस्थितिक के संबंध में विचार करना है। निच्छालितक से क्या आशय होगा। देखो, निश्चलतक से जो आशय है यहाँ से इसका हो जाएगा कि यहाँ से एक संदूषित तरल जो ठोस अपशिष्ट सामग्री से होकर नीचे की ओर अंतस्रावित होता है, यह रिश्ता है। ठीक है, सी यहाँ से इसका आंसर होगा 59 का। ठीक है, जो यहाँ पर निच्छालित होता है ये ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसने वाला एक तरल पदार्थ है जिसमें घुले हुए या निलंबित पदार्थ का अंश विद्यमान होता है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट वाले भराव जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए निच्छालित उत्पन्न होता एक बड़ी समस्या है तथा यह सतही जल और मोम जल के लिए एक
बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, 60 नंबर। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक यहाँ पर स्वतंत्र थिंक टैंक है। इसकी स्थापना मूल रूप से 2003 में की गई थी। इसे धर्मार्थ यहाँ पर गैर लाभकारी संगठन के रूप में भी स्थापित किया गया था। और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पारिस्थितिक पदचिन्ह और जैव क्षमता सहित यहाँ पर संधाड़ी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उपकरण के विकास में सहायता करता है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, ये अर्थ ओवरशूट दिवस के वजन और गणना के लिए उत्तरदायी होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ ओवरशूट डे उस स्थिति को चिन्हित करता है जिस दिन यहाँ पर दिए गए वर्ष में पारिस्थितिक संसाधन और सेवाओं के लिए मानवता की मांग उसी वर्ष के दौरान पृथ्वी द्वारा उन संसाधनों को पुनः उत्पादन करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। और अर्थ ओवरशूट का आयोजन गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से की जाती है। तो यहाँ से सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो B60 का यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बस्तियों में से कौन सा प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग के लोगों के साथ प्रचलित भेदभाव को प्रतिबिंबित करता है। आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर अर्धगुच्छित बस्तियाँ। देखो, अर्धगुच्छित बस्तियाँ अथवा ये प्रकीर्णन बस्तियाँ ये परिचित बस्तियों की किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति के परिणाम होती हैं। प्रायः इन प्रकार का प्रारूप किसी विशाल संहत गाँव के पृथक्करण या विखंडन के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। डी क्या होगा, इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं स्थिति में क्या होता है, ग्रामीण समाज के एक या एक से अधिक यहाँ पर वर्ग स्वेच्छा या उसके बलपूर्वक मुख्य रूप से संकुल या गांव से थोड़ी दूरी पर निवास करते हैं। ऐसी स्थितियां में समानता भूस्वामी और यहाँ पर भू प्रभुत्व वाली जो समुदाय होता है वो मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में निवास करते हैं, और जबकि यहाँ पर समाज के निम्न वर्ग में लोग उसमें परिचायक और श्रमिक गांव के बाहरी लोग भागों में निवास करते रहते हैं। तो क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। 62 प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी IT नियम के संशोधन के तहत सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में विचार करना है। इनमें AI चैटबॉट्स में उत्पन्न पाठ टेक्स्ट प्रत्युत्तर शामिल होता है। पहली बात देखो, यहाँ पर पहला बोला है कि इसमें यहाँ पर जो AI चैटबॉट होता है इसमें उत्पन्न पाठ जो टेक्स्ट होता है प्रत्युत्तर इसमें शामिल होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहली बात क्या हो जाएगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है ये क्या होगा, इससे जो SGI है ये सभी प्रकार की सामग्री अर्थात पाठ, ऑडियो और दृश्य शामिल हैं, न कि केवल चैट बॉट्स यहाँ पर उत्पन्न होने वाला पाठ है ना, टेक्स्ट। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, विजुअल SGI लेबलों को कंटेंट के किसी न्यूनतम भाग पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है और वे केवल छिपे हुए मेटा डेटा में रह सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य सामग्री के मामले में लेबल कुल सतह के क्षेत्रफल को कम से कम 10% को कवर करना चाहिए, और ऑडियो सामग्री के मामले में ये कुल अवधि में प्रारंभिक 10% को कवर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेकेंड बात गलत होगा। उपयोगकर्ता भ्रम से बचने के लिए मध्यस्थों को SGI से जुड़े लेबल या विज्ञापन हटाना आवश्यक होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मध्यस्थों को ऐसे लेबल या अभिज्ञापन को संशोधित करने या दबाने हटाने से प्रतिबंध करता है ना, तो ये बात गलत होगा। तीनों बातें गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, पूछे कौन सा सही है ना, तो कोई सही नहीं है, सभी स्टेटमेंट इसके गलत है। 63 है, भारत में तंबाकू नियंत्रण के संबंध में विचार करना है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोप्टा कोप्टा 2003 नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से ई सिगरेट की विनिमय खुदरा बिक्री की अनुमति देता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 ई सिगरेट के सभी रूपों में उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, भंडारण और विज्ञापन किसी भी अपवाद को बिना सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, मतलब बिना कि जो किसी अपवाद के बिना सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। इसमें क्या होगा, विनियमित जो लाइसेंस होते हैं प्राप्त खुदरा बिक्री के लिए कोई अपवाद नहीं है इसमें, याद रखना बात। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है, तंबाकू नियंत्रण जो होता है गैर संचारी रोग निवारण, युवा सुरक्षा और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संरेखित राष्ट्रीय वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के प्रति प्रभाव पड़ता है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है। आंसर 63 का क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशिष्ट विशेषता बताती है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर। ये एक तो यहाँ से उस उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, पहली बात क्या होगी। 64 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से बोला है दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरी वर्षा होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में स्टेपी प्रकार के यहाँ पर जो जलवायु होती है उस पर महासागरीय प्रभाव अधिक होता है। इसके तटों पर प्रभावित उष्णकटिबंधीय जो होती महासागरीय धाराएं के कारण यहाँ औसत रूप से 20 इंच से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जैसे यहाँ पर प्रिटोरिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के बीच में यहाँ पर सर्दी की आर्द्रता होती है। इन महीनों में वार्षिक स्तर पर औसत वर्षा 26 इंच तक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात इसकी गलत होगी, वन बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से 64 का आंसर है। 65 नंबर है, वनों की कटाई और यहाँ पर वन क्षरण होने वाले उत्सर्जन कानूनीकरण के संबंध में विचार करना, रेड प्लस के बारे में। यह संधारणी विकास हेतु कम कार्बन उत्सर्जन पद्धति में निवेश करने के लिए विकासशील देशों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, पहली बात। 65 का पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, यह आयुष्मान द्वारा विकसित एक तंत्र होगा, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वनों का संधारण, प्रबंधन और कार्बन स्टॉक का संरक्षण उसमें वृद्धि करना, ये बात गलत हो जाएगी इसमें, क्योंकि वन क्षेत्र की जाने वाली गतिविधियों को निर्देशन करना यहाँ पर इसमें होता है। और ये UNFCCC के तहत यहाँ पर निर्मित एक फ्रेमवर्क होगा, ना कि यहाँ पर जो आयुष्मान द्वारा एक तंत्र होगा, तो गलत है। इसका कार्यान्वयन स्वैच्छिक क्या है, इसका कार्यान्वयन जो है ये स्वैच्छिक और प्रत्येक विकासशील देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों में क्षमताओं, सामर्थ्य, प्राप्त समर्थन के स्तर पर निर्भर करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पहला सही था, राइट, तीसरा सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत है। 65 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट, सॉरी सही पूछा है तो पहला तो गलत, पहला सही था है ना, दूसरा गलत था और तीसरा सही था, है ना, तीसरा सही है, 2 और 3 सही है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होना चाहिए आपका? पहला जो देखा था मैंने लोगों ने यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट था, ठीक है, सही बात है। दूसरा तंत्र है, बात गलत हो जाएगी, पहला सही, दूसरा गलत है, तीसरा सही है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सही पूछा है तो 1 और 3, मतलब यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। 66 आते हैं, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के संबंध में विचार करना है। GFRA 2025 में वैश्विक वन स्थिति के व्यापक मूल्यांकन हेतु खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, पहली बात। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक वन संसाधन आकलन जो है इसको खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में जारी किया जाता है, और ये रिपोर्ट इंडोनेशिया के बाली में आयोजित ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव की विस्तृत बैठक के दौरान प्रकाशित किया गया था। सेकेंड बात है, GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार किया हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। जो भारत का यहाँ पर वन क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, 2-3 बातें। जो भारत का वन क्षेत्र है इसमें कुल वन क्षेत्रफल के मामले में भारत एक पायदान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त वैश्विक वन क्षेत्रफल का लगभग 2% हिस्सा भारत में पाया जाता है। रबर बागानों के मामले में भारत का 5वां स्थान है, ठीक है, कौन सा 5वां स्थान है, ये बात याद रखना है। तो कुछ 2-3 बातें याद रखने यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वॉन चैलेंज के संबंध में विचार करना है। वॉन चैलेंज ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आरंभ किया गया था, पहली बात। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, पहला यहाँ से गलत है। क्यों? पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड चैलेंज एक यहाँ पर वैश्विक प्रयास है जिसके तहत वर्ष 2020 में 15 करोड़ 2020 तक 15 करोड़ हेक्टेयर वनोन्मूलित निम्नीकृत भूमि का और 2030 तक 35 करोड़ हेक्टेयर वनोन्मूलित तथा निम्नीकरण भूमि पुनर्स्थापन करना है इसको, ठीक है। और जर्मनी की सरकार द्वारा आयुष्मान द्वारा आरंभ किया गया था, जर्मनी सरकार और आयुष्मान द्वारा यहाँ पर इसको आरंभ किया गया था। बॉन्ड चैलेंज भूदृश्य का पुनर्स्थापन करने की दिशा में भूमि निम्नीकरण प्रभाव को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को उलटने के लिए एकजुट करना का प्रयास था, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इसका लक्ष्य 2030 तक 35 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत और वनोन्मूलित भूदृश्य को
पुनर्स्थापित करना है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, है ना। तो दूसरी बात करेक्ट है, पहली गलत हो जाएगी, बी यहाँ से सही आंसर है। 68 है, विकास क्रम में विशिष्ट और वैश्विक रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां वे पशु प्रजातियां हैं जिनका एक उच्च एच स्कोर होता है। इसे किसी लुप्तप्राय जीव के संरक्षण स्थिति में साथ उनके वर्ग की आनुवंशिक विशिष्टता के मात्रिक संयोजन के करके ज्ञात किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का स्कोर एच प्रजाति में सर्वाधिक होगा। आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर लार्ज टूथ सॉफिस, ए यहाँ से सही आंसर होगा। ए क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 69 में। सिंधु नदी तंत्र की निम्नलिखित में नदियों में से उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। इनको देखते हैं। पहला बोल रहा है इसमें रावी, झेलम, सतलुज, चेनाब। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका झेलम, ठीक है, पहला झेलम, उसके बाद रावी 1, उसके बाद आपका सतलज 3, उसके बाद चेनाब 4। 2 1 3 4 इसका आंसर होगा। 69 का आंसर 2 1 3 4, सॉरी 2 1 झेलम के बाद रावी होगा ना, झेलम 2 1 3 4, हाँ ठीक है 2 1 3 4 होना चाहिए। 2 1 3 4 इसमें किसी में नहीं है। पहला हो जाएगा झेलम, ठीक है, झेलम आपका है 2 नंबर में। झेलम के बाद आपका होना चाहिए रावी, रावी 1 में है 2 1 4 3। उसके बाद सतलज, सतलज होगा आपका 3 में 4। 2 1 3 4 इसका आंसर होगा। यहाँ से मिस्टेक दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना है आपको, राइट। तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 में। क्वेश्चन 70 है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं वन पारिस्थितिक विकास बोर्ड है, उसके बारे में विचार करना है। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय होगा। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक यहाँ पर जो विकास बोर्ड है इसकी स्थापना 1992 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसकी स्थापना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं की गई थी, गलत हो जाएगा। ये निम्नीकरण वन क्षेत्रों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, ये राष्ट्रीय स्तर पर हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन की एक नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर NAEB जो है राष्ट्रीय स्तर पर हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का सुचारू रूप से कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके तत्वाधान में एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 71 है, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है, उसके बारे में विचार करना, जो किसी गैर वन गतिविधि के विरुद्ध संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्वर के रूप में काम करते हैं। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित होती हैं। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से हो जाएगा पहला जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, ये दोनों यहाँ से इसके सही होंगे। जबकि यहाँ पर तीसरी बात है, इन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई, कृषि प्रणालियों में बड़े बदलाव और प्राकृतिक जल संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग, वाहनों की आवाजाही, भूजल और दोहन के होटल रिसोर्ट की स्थापना आदि गतिविधियां विनियमन के अंतर्गत आती हैं, इसमें यहाँ पर नहीं आएगी। तीसरा हो गया गलत। चौथा वर्षा जल संग्रहण, ये भी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये गलत हो जाएगा चौथा भी, क्योंकि यहाँ पर इसके लेकर एक कुछ डेटा दे रखता है, मतलब यहाँ पर कुछ इसकी टर्म कंडीशन देता है, जैसे कि ESZ की चौड़ाई संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक होना चाहिए, है ना। ये तो सिर्फ पहले दूसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। 71 की 72 नंबर है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से कोर्सों को प्रतिबंधित प्रशासित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये किया जाता है, एक तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ठीक है, दूसरा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड और एडाप्टेशन फंड। यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडाप्टेशन फंड है, ठीक है, इसका पर्यवेक्षक जो होता है
जो एडॉप्टेशन फंड है AF, इसे वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार उन विकासशील देशों की अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यक्रम में वित्त पोषण हेतु किया गया था जो विशिष्टता जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति अधिक सुबेद होते हैं और अनुकूलन नीति को स्वच्छता से विकास तंत्र के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, इसका पर्यवेक्षण और प्रबंधन अनुकूलन नीति AFB द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 टू करेक्ट है, आंसर ए। 73 वैश्विक तापमान को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें शामिल की गई हैं? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ से आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट, ये हो जाएगा, और तीसरा आपका यहाँ से हो जाएगा जो ये नाइट्रस ऑक्साइड, और अगला हो जाएगा यहाँ से आपका मीथेन। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, तो 1 3 4 5 होगा इसका आंसर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। ठीक है, यह बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। आंसर क्या होगा 73 का? सी करेक्ट है। 74 है, हाथियों के DNA आधारित यहाँ पर अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान के संबंध में विचार करते हैं। ये भारत का पहला DNA आधारित समकालीन हाथी जनसंख्या अनुमान होगा। पहली बात 74 का से करेक्ट है, एकदम सही बात है। दूसरा, इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान WIA द्वारा आयोजित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह आकलन प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIA द्वारा किया गया था। सही है। तीसरा, भारत में जंगली एशियाई हाथी हिमालय की गिरिपद में पश्चिमी पूर्वी घाट सहित यहाँ पर कई भूदृश्यों में पाए जाते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जंगली एशियाई हाथी कई भौगोलिक भूदृश्य में पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रमुख रूप से हिमालय और यहाँ पर गिरिपद पूर्वोत्तर भारत में और मध्य भारत जैसे पश्चिमी और पूर्वी घाट शामिल होते हैं। एशियाई हाथी का गर्भकाल स्तनधारियों में सबसे लंबा होता है, जो लगभग 20 से 22 महीने का होता है। ये मैंने सुबह डिस्कस किया था। सुबह मैंने PT 365 के जो क्वेश्चन थे ना, PT 365 टॉपिक था, पूरा मैगजीन आ चुकी है ना, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव में इसको, क्योंकि हिंदी की मैगजीन आ चुकी है, वहाँ से मैंने हिंदी वाले टॉपिक में इसको बताया हुआ था, है ना, वहाँ से भी कर सकते हो। तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 74 का डी। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या वृद्धि और विकास के मल्थसवती दृष्टिकोण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि का संभवतः रूप से चरघातांकी होती है, जबकि यहाँ पर संसाधनों में वृद्धि रैखिक रूप से होती है। ठीक है, पहली बात क्या होगी यहाँ से 75 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। खनिज संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, ये बोले खेतड़ी और भीलवाड़ा तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि भारत की प्रसिद्ध तांबा निष्कर्षण खानों में राजस्थान की खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और झारखंड हजारीबाग सिंहभूमि शामिल होते हैं इसमें। सेकेंड है, पहला सही है। अमरकंटक और कोरापुट बॉक्साइट निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, आंसर सी। 77 है, PM धन धान्य कृषि योजना के बारे में जो योजना है ये प्रकल्पित की गई थी, किसको लेकर के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित IARI पूसा से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, जो वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ के वार्षिक परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य भारत के लिए 100 अविकसित जिलों को कृषि का क्रियाकल्प करना। ठीक है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऊपरी क्षोभ मंडल में विद्यमान ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से विरुद्ध सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करती है। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा है, ध्रुवीय समताप मंडली मेघ ओजोन छिद्र के प्रसार को रोकती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय समताप मंडल मेघ जो होती है ये क्लाउड नामक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है जल, नाइट्रिक अम्ल और अनसल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और यहाँ पर शीत ऋतु में मुख्य रूप से ध्रुवीय भंवर
की घटना के दौरान इनका निर्माण होता है और ये दक्षिण ध्रुव पर अधिक गहन होते हैं। तीसरी बात है, ओजोन परत की मोटाई का मापन डॉप्सन इकाई में किया जाता है या डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। ये बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला गलत था क्योंकि यहाँ पर ओजोन क्षेत्र के प्रसार को रोकते नहीं बल्कि यहाँ पर ओजोन क्षरण को बढ़ावा देते हैं। सेकंड पॉइंट है ना, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के यहाँ पर कौन से मापदंड उनके सामाजिक आर्थिक विकास के सूचक होते हैं? साक्षरता दर, व्यवसायिक संरचना, ग्रामीण शहरी संगठन। आंसर हो जाएगा 79 का, ये सभी यहाँ पर हैं जो जनसंख्या के मापदंड को लेकर के सामाजिक आर्थिक विकास के संकेतक होते हैं या सूचक होते हैं। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों में होने वाले प्रदूषण को रोकना। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया जा रहा है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। यहाँ से विश्व बैंक जगह आपको घुमा देगा, बोल देगा IMF द्वारा, है ना, या बोल देगा कि जो AIIB है उसके द्वारा या ADB के द्वारा, तो घुमा देगा। आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट सही है ना। तीनों बातें इसकी 80 नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से सही आंसर है। 81 नंबर है, 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन खनिजों के अन्वेषण से संलग्न होगा? कौन से यहाँ पर जो संगठन है खनिजों के अन्वेषण में संलग्न होगा? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। ये एक तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सही होगा। दूसरा यहाँ हो जाएगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ये भी यहाँ से सही होगा। ये क्या, पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन की इकाई से संबद्ध एक वैधानिक निगम है। तीसरा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये भी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। चौथा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और इसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सितंबर 1987 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य होगा कि परमाणु ऊर्जा में अधिनियम 1962 के अंतर्गत भारत सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के अनुपालन करने के लिए विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु विद्युत संयंत्र का परिचालन और परमाणु विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना था। ठीक है, तो याद रखना ये बात इसके लिए गलत हो जाएगी, चौथी वाली। 1 2 3 बात करेक्ट है, आंसर बी। 82 नंबर है, सागरी आजस्थल विस्तार के संबंध में विचार करना है। सागरी आजस्थल विस्तार पिघले हुए बाह्य कोड में संवहन का परिणाम होता है। पहली बात, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सागरी अजस्थल जो होते हैं, अजस्थल, ये विस्तार अन्य विवर्तनिक प्रक्रियाएं मेंटल संवहन क्या परिणाम होती है और मेंटल संवहन पृथ्वी के मेंटल की धीमी मंथन गति होती है और संवहनी धाराएं निचले मेंटल के क्रोड से उष्मा का स्थलमंडल की ओर ले जाती हैं और संवहनी धाराएं स्थलमंडल के पदार्थों को पुनः मेंटल में पुनर्चक्रण भी करती हैं। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकंड, सागरी अधस्थल विस्तार केवल अपसारी प्लेट की सीमा पर होता है। सेकंड बात यहाँ से 82 का क्या होगा? ये करेक्ट है। तीसरा, तेजी से प्रसारित कटकों की तुलना में मंद गति से प्रसारित कटक लंबी और सक्रिय खड़ी चट्टानों का निर्माण करते हैं। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मंद गति वाले जो कटक हैं ये लंबी सक्रिय जलमग्न चोटियों पर पर्वत पर पाए जाते हैं और तीव्र गति से प्रसारित होने वाले की कटकों की ढलन में अधिक मंद करते हैं। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत थी। आंसर क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी। 83 नंबर है, निम्नलिखित यहाँ पर घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। पहली बात 83 का पहला है, यहाँ से हो जाएगा आपका पहला तो भारत में रेलवे का शुभारंभ। भारत में जो रेलवे का शुभारंभ हुआ था ये कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो 1853 में भारतीय रेलवे का शुभारंभ किया गया था 1853 में। उसके बाद आपका आएगा पहला, भारत में प्रथम आधुनिक कपास मिल की स्थापना की गई थी, है ना। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना यहाँ पर की गई थी कब? 1854 में, 1854 में। ठीक है, अब बचा कौन सा? बचा यहाँ पे आपका 3 वाला। पश्चिम बंगाल में रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी कब? ये स्थापित की गई थी 1855 में, है ना। 53, 54, 55, 3।
53, 54, 55। आंसर हो जाएगा 83 का बी स्टेटमेंट सही है। 84 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य अक्षांशों के शीतोष्ण घास के मैदान गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल जलवायु क्षेत्र होते हैं। पहली बात 84 के यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, गर्म और धूपमय ग्रीष्मकाल के दौरान गेहूं की कटाई सर्वाधिक लाभप्रद होती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा नहीं दे रखा है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 84 का आंसर सी यहाँ से सही है। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव होंगे? सही उत्तर आपको बताना है। देखते हैं यहाँ से। पहली बात है पक्षियों के प्रवास और चारागाह को प्रभावित करना। ठीक है, क्या होगा ये आपके यहाँ से प्रकाश प्रदूषण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर घर से बाहर ऐसा कृत्रिम प्रकाश है जो अत्यधिक होता है और गलत दिशा में होता है और बाधा उत्पन्न करने वाला हो सकता है और प्रकाश प्रदूषण कहलाता है। ये लिख सकते हो। प्रकाश प्रदूषण घटक होते हैं जैसे तीव्र प्रकाश, अत्यधिक चमक को देखने में असुविधा उत्पन्न करना, आकाशीय चमक जैसे कि रियासती जो रात है उसमें आकाश में चमकना, और प्रकाश में अनुचित उपयोग जैसे तरह से यहाँ पर जो प्रकाश है वो चमकना जहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती फिर भी। ठीक है, और प्रकाशी जो अव्यवस्था होती है, प्रकाश स्रोतों में चमकदार और भ्रामक अत्यधिक सुजलन, तो ऐसे सभी इसके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? 85 का डी करेक्ट है। 86 आते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 86 का बी। यहाँ से करेक्ट है माउंट स्ट्राम्बोली, इसका करेक्ट आंसर। माउंट स्ट्राम्बोली जो है इटली के 4 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ये सिसिली के उत्तरी तट से दूर टाइटेरियन सागर में स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर स्ट्राम्बोली 8 एओलियन द्वीपों में से एक मनाता है। एओलियन द्वीप सिसिली के उत्तर में ज्वालामुखी चाप होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 86 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप को सर्वाधिक रूप से परिभाषित करता है, सही रूप से बताता है इसकी? ठीक है, आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर। वर्तमान में नए विचारों का सृजन, पुनर्व्यवस्था, व्याख्या पर केंद्रित गतिविधियाँ। बी यहाँ से क्या होगा? ये पंचम क्रियाकलाप के लिए सर्वाधिक उत्तम परिभाषित करेगा। बी यहाँ से 87 का सही आंसर है। ठीक है, 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक दीप्त मंदकता पथ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर। देखो, पृथ्वी की जो सतह होती है, ठीक है, उसमें वैश्विक प्रत्यक्ष विकिरण की मात्रा में क्रमिक कमी को सर्वाधिक दीप्त मंदकता कहा जाता है। विशेष रूप से यह पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में कमी होने की प्रक्रिया होती है, जिससे दुनिया भर के तापमान में गिरावट आती है। और ऐसा माना जाता है कि इनका कारण मानव क्रियाकलाप की वजह से वातावरण में सल्फेट एरोसोल जिससे कण में वृद्धि होती है। इसलिए पहली बात करेक्ट है। 89 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र केवल 5 देशों में क्या है? विस्तृत है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 89 का स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हिंदू कुश हिमालय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तक विस्तृत है, ना कि 5 देशों में। रॉकी पर्वत श्रृंखला केवल 3 देशों तक विस्तृत है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ये पश्चिम उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में विस्तारित एक पर्वत श्रृंखला है। ये अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू मैक्सिको जो संयुक्त प्रांत की एक भाग है उस तक लगभग 4800 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये केवल 2 देशों को लेकर के नहीं। तीसरा, अच्छा ये बोला कि यहाँ पर केवल 3 देशों में ना, तो 3 देशों में ये केवल 2 देशों में से उत्तरी अमेरिका और कनाडा में विस्तृत है ना, 3 देशों में नहीं, ये गलत हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला केवल 4 देशों में विस्तृत है। तीसरी बात ऐसे गलत क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला भूमि पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ अनेक हिमनद, ज्वालामुखी, घास के मैदान, रेगिस्तान, झील और वन अवस्थित हैं। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर में वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली सहित 7 देशों में होकर गुजरती है। इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तीनों तो गलत हो गए है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 89 का सभी गलत हैं। सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 90 नंबर है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से भूगर्भिक तरंगों और धरातली तरंगों को लेकर विचार करना है। भूगर्भिक तरंगे
उद्गम केंद्र से उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। पहली बात क्या होगी, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 90 का ये करेक्ट है, सही है। दूसरा, धरातलीय तरंगें भूगर्भिक तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी होती हैं, सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, अधिक सघन पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होता है, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 90 का डी। 91 है, संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण संबंधित है किससे? ये संबंधित होगा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण जो होगा ये वैश्विक खनिज और विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण के प्रबंधन से संबंधित होगा। 91 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 92, धातु कार्बनिक ढांचे के अनुप्रयोग के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? देखते हैं यहाँ से, देखो सही हो जाएगा जो पहली बात यहाँ से देखते हैं, इनका उपयोग शुष्क हवा में जल संचयन के लिए किया जा सकता है, पहली बात। 92 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, ये पैकेजिंग में एथिलीन गैस को अवशोषित करके फलों के खराब होने को कम कर सकते हैं, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, अपशिष्ट जल में दुर्लभ मृदा तत्वों की प्राप्ति के लिए इन पर शोध किया जा रहा है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों सही है, आंसर 92 का सी सही पूछा है। 93, करगंडा बेसिन, दामोदर घाटी और साक्षी घाटी निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध होंगे? आंसर हो जाएगा 93 का ये प्रसिद्ध है, किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। 93 का आंसर ए यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अरब सागर मिनी वार्म पूल के संबंध में विचार करना है। ये आंध्र तट के निकट बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, पहली बात। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह बोल रहा है कि हाल ही में यहाँ पर जो वर्षों में अरब सागर में मिनी वार्म जो पूल है ये मानसून की गतिशीलता के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। यह विशेष रूप से भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून जो है उसकी परिवर्तनशीलता और उसके आगमन को समझाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जलवायु वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम के प्रतिरूपों को प्रभावित करने को इसकी भूमिका को उजागर किया है। तो इसमें से यहाँ पर पहली स्टेटमेंट इसका ये बोला है कि यहाँ पर ये आंध्र के तट पर निकट बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, पहली बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर मिनी वार्म पूल दक्षिण पूर्वी अरब सागर में असमान रूप से उच्च समुद्री सतह के तापमान को लेकर एक विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत से पहले समुद्र की सतह को ठंडा करता है, यह बात गलत है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्री सतह का तापमान है सामान्यतः 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और यहाँ पर ये अधिक आर्द्रता का संबंध से जुड़ा होता है, ना कि इसको ठंडा करता है। 28 डिग्री में ठंडा तो नहीं होता है ना। तीसरी बात है, वार्म के पुल की विशेषता समुद्र की सतह का तापमान अत्यधिक कम होना होता है, ये बात ये भी गलत है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं इसके। आंसर क्या होगा? सभी तीनों गलत है, तो 94 का आंसर सही कितने हैं? तो कोई सही नहीं है। 95 है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से तिब्बतियन हाई से संबंधित विचार करना है। तिब्बतियन हाई मानसून अवधि के दौरान तिब्बत के पठार के ऊपर क्षोभ मंडल में स्थित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, तिब्बतियन हाई के पश्चिम में और खिसकने से मानसून का विस्तार पाकिस्तान तक और चरम मामलों में उत्तरी ईरान तक हो सकता है या हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बतियन हाई कभी कभी यहाँ पर अपने समान अवस्थिति से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो सकता है। ऐसी स्थिति में मानसून का विस्तार पश्चिम की ओर पाकिस्तान तक यहाँ पर और चरम मामलों में उत्तरी ईरान तक हो सकता है। हालांकि तिब्बतियन हाई एक इस तरह की पश्चिमी और तिब्बत पठार के तापमान के प्रभाव के कारण की उत्पत्ति होती है जो इसके विरुद्ध उत्पन्न होती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 95 का सी। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान दे सकते हैं? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। एक तो ज्वालामुखी राख जो होगा यहाँ पर एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान दे सकता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर एरोसोल, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 1 2 करेक्ट है। 96 का आंसर ए यहाँ से सही है। 97 है,
नागरिक पंजीकरण प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये जन्म और मृत्यु रजिस्टर अधिनियम 1969 द्वारा शासित होता है। पहली बात, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, हाल ही संशोधन ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पंजीकरण के प्रावधानों को हटा दिया है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2023 के संशोधन ने डिजिटल पंजीकरण के प्रावधान को सशक्त किया है, ऑनलाइन प्रणाली के लिए भी कानूनी आधार प्रदान किए तथा राष्ट्रीय और राज्य जनसंख्या डेटाबेस को सक्षम बनाया और इसमें पहुंच प्रमाणन और नियोजन में सुधार किया है, न कि इसको पंजीकरण से प्रावधान से हटाया है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, सीआरएस का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है नागरिक पंजीकरण प्रणाली। जन्म मृत्यु और यहाँ पर मृत्यु, यहाँ पर जन्म जो होता है स्टिल बर्थ का यहाँ पर रिकॉर्ड रखता है, जबकि यहाँ पर विवाह एक तलाक को इनमें शामिल नहीं किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो विवाह है और तलाक जैसी जो घटनाएं सीआरएस के अंतर्गत शामिल नहीं होती हैं, बल्कि वे विभिन्न कानूनी प्रावधान के तंत्रों के तहत यहाँ पर दर्ज की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर तीसरी बात सही हो जाएगी। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 97 का आंसर सी बात इसकी सही हो जाएगी। 1 और 3 बात सही है। कार निष्पादन उपलब्धि व्यापार योजना के बारे में विचार करना है। ये राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। पहली बात, 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, एकदम सही है। आंसर यहाँ से 98 का सी करेक्ट होगा। 99 नंबर है, निम्नलिखित खनिजों को उनके कुल वैश्विक भंडार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है कि यहाँ पर स्वर्ण कितना 42 मीट्रिक टन, ठीक है। चांदी 780 मीट्रिक टन, एमटी मीट्रिक टन, ठीक है। और टाइटेनियम मुझे हो जाएगा ये करीब 2,88,600 मीट्रिक टन एमटी, ठीक है। और टीन आपको हो जाएगा 5930 मीट्रिक टन। तो आंसर हो जाएगा इस टाइप से 99 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। डीप फेक के बारे में विचार करना है। इसके विरुद्ध भारतीय पहलों को संदर्भ में विचार करते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 सहमति के बिना डीप फेक के लिए व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान करता है। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उसके नियमों के तहत डीप फेक सहित यहाँ पर अवैध सामग्री को हटाने की सुविधा प्रदान कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, राजनीतिक दलों और उनकी आधिकारिक डिजिटल चैनल को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी छेड़छाड़ की गई सामग्री जिसमें यहाँ पर डीप फेक शामिल है, यदि समस्याग्रस्त पाई जाती है तो उसे 15 दिन के भीतर हटा दिया जाए। तीसरी बात भी यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये बता रहा है कि जो इसकी समय सीमा है, ऐसा पाया गया इस रिपोर्ट में पहचान 3 घंटे के भीतर हटाना होगा, ना कि 15 दिन के भीतर, है ना। 3 दिन नहीं, 3 घंटे याद रखना है। 15 दिन यहाँ से गलत है, 3 घंटे के भीतर इसको हटा जाना चाहिए, ना कि 15 दिन, तो गलत होगा। 2 बातें सिर्फ करेक्ट है इसकी। 100 का आंसर, 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बात इसकी करेक्ट है। इस टाइप से यहाँ पर विजन एस के यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 20 था ये आपका खत्म हुआ। जो लेटेस्ट टेस्ट है 20 नंबर वो यहाँ पर मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अभी जो टेस्ट नंबर 21 आएगा तो मैं आपको 21 नंबर कराऊंगा, ठीक है। और जो अपना यूकेटी का चल रहा है टेस्ट नंबर 21, उसका मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ। पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा कल आपको कराऊँ, ठीक है। उसके बाद फिर लेके आएंगे अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर 22। इस टाइप से हम लोग करीब 40 पेपर के आसपास करेंगे, है ना। जो सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं 35-36 पेपर, उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे 40 से ऊपर भी करेंगे, और है ना कम से कम 45 पेपर के आसपास मैक्सिमम पेपर लगाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इसके यूकेटी के। अपने एक से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक को निकाल के लाएंगे, है ना। जो भी यहाँ पर न्यूज़ में चीज़ लेंगे उससे क्वेश्चन बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार यूकेटी के पेपर देखो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम किए गए, है ना। एक एक टॉपिक को कवर करके उठाए गए हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के न्यूज़ भी कवर की गई इनकी, है ना। तो बाकी कोई डाउट रहेगा टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। और सुबह मैंने कराया हुआ है PT 365 MCQs, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले दोनों मैंने कराए हैं, दोनों आप देख सकते हो। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।